नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम अहम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, लेकिन 4 तस्वीरें पहले इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूबियो, ये अहम मुलाकात, क्या कुछ इस अहम मुलाकात में हुआ वो भी आगे आपको हम बताएंगे। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सेना के मेजर जनरल ने सेल्फी ली। वो वीडियो, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कौन सा हेलीकॉप्टर था, कहां जा रहे थे, पूरी अपडेट आपको देंगे। बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ है, लेकिन इस समझौते के मायने क्या हैं? क्या भारत को घेरने का प्लान है? क्या चाइना को काउंटर करने की तैयारी है, या फिर कुछ और? बंगाल की खाड़ी में अमेरिका क्या कर रहा है? ईरान पर फिर होगा हमला। अमेरिका ने ट्रंप के तेवर तड़ काफी इस वक्त भड़के हुए हैं और आने वाले 48 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है, इस पर भी बात। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। तो पहले बड़ी खबर आपको दिखा दें। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। सुरक्षा, व्यापार, तकनीक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। क्वाड समिट में शामिल होंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। सुरक्षा, व्यापार, तकनीकी, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता और पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता जो है वो दिया गया है। मार्क रूबियो ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए एक बार इस खबर को डिकोड कर लेते हैं। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, डिटेल से इस खबर के बारे में सारी जानकारी। उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए सारी जानकारी। पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री रूबियो। 1 घंटे तक दोनों में चली बातचीत। मार्क रूबियो का यह भारत का पहला दौरा है विदेश मंत्री बनने के बाद। पिछले ग्राफिक्स प्ले करिएगा एक बार फिर से। सुरक्षा, व्यापार और नई तकनीक पर बातचीत हुई है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक पर दोनों के बीच बातचीत हुई, यानी कि पीएम मोदी के बीच और विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच। नेक्स्ट ग्राफिक्स। फरवरी 2025 पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई है। फरवरी 2025 के बाद ये देखिए आप, ये वो वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप की बयानबाजी और उसके बाद पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सुरक्षा को लेकर मार्क रूबियो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया गया है। क्वाड समिट में शामिल होंगे मार्क रूबियो। इसी खबर के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले मार्क रूबियो को एक बार सुन लेते हैं, फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than 20. This relationship between our two countries is at the cornerstone of our approach to the Indo-Pacific. A lot of people aren't aware of this, but I was sworn in as Secretary of State on Tuesday or Wednesday. It was a Tuesday after the inauguration. Within the hour, I was at the State Department, spoke briefly, as is tradition, in the lobby of that building to our staff,
and then went immediately upstairs to the 8th floor. And my very first meeting officially as Secretary of State was a meeting of the Quad. And we were going to renew that. We did it again last year in a different setting, and we chose to do it here. We wanted to do it here, not just because of our commitment to that structure of work, but also as a tangible sign of what an important role India plays in the United States and in our posture and in our approach to the Indo-Pacific. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship. खबर के साथ, क्योंकि हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर सर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो भारत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात, क्या मायने इस मुलाकात के उस वक्त जिस वक्त चाइना से निराश होकर डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं? क्वेट की याद अमेरिका को आई, भारत की याद आई। कैसे हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखें और कितना ट्रस्ट भारत अमेरिका पर कर सकता है सर? और मैं ये इस विजिट को एक रिपेयर में मानता हूं, एक रिलेशंस में जो दरार आ चुकी है जी, और ये एक फैक्ट है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस वो लेवल पे नहीं है आज जो 1.5-2 साल पहले थे। और आई थिंक इसको रियलाइज हुआ है इस यूनाइटेड स्टेट्स को खास तौर पे चाइना की विजिट के बाद कि चाइना इज नॉट प्लेइंग बॉल जी, और चाइना को अगर आपने एक अंकुश में रखना है तो भारत एक इम्पॉर्टेंट मोड़ है। आपको याद होगा कि अगर भारत को क्वाड में भी शामिल किया था तो वो यही वजह थी, एक चाइना को काउंटर करने के लिए। बट बीच में शायद अमेरिका की सोच बदली हो गई और क्वाड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। बट अब मुझे लगता है कि ये जो सोच है क्वाड के बारे में और इसका जो रेलेवेंस है, और स्पेशली जब चाइना जो इतना पॉजिटिव इस चाइना का रवैया नहीं रहा है अमेरिका की तरफ, तो भारत की बहुत जरूरत है। ओके, इंपॉर्टेंट है कि अभी जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस चल रही, अब यहां पे अगर यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी को ज्यादा देर के लिए अगर टिकना पड़ जाए तो उनको लॉजिस्टिक बेस कहां से मिलेगा। और मैं आपके व्यूअर्स को याद देना चाहता हूं कि इंडिया और यूएस के बीच में एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जिसका नाम है लिमुआ। लिमुआ एक ऐसा एग्रीमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स को एक बेस देता है रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और वो लिमुआ को भी आपको रीइंफोर्स करने की जरूरत पड़ती है बार बार। और इसीलिए भारत एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों जगह आप देखें भारत की जो लोकेशन है वो वेस्ट एशिया के पास, तो इसीलिए भारत की जरूरत है। तीसरा जो अभी जो आपकी अमेरिकन आपकी इकोनॉमी है जिस तरीके से वो चल रही है, उसको भारत की तरफ से उसको ऑर्डर चाहिए। 20 बिलियन की बात हो रही है अभी, पर ये 20 बिलियन ही नहीं है। आपको याद होगा जब ये टैरिफ्स का मामला हुआ था उस टाइम पे भारत ने यूएस को कमिट किया था कि अगले 5 साल में भारत और अमेरिका का जो ट्रेड होगा वो हो जाएगा 500 बिलियन। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है जो भारत ने इसको दे रखी है अमेरिका को। तो ये जो आपका मुद्दा है। और दूसरा है जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स देखिए वो ऐसे दोस्ती नहीं करता है, उसको आपसे चाहिए, और वो इसलिए आया हुआ है बिकॉज वो जानता है कि आज गल्फ की वजह से भारत की जो आपकी एलएनजी की रिक्वायरमेंट्स है और ऑयल की रिक्वायरमेंट्स है वो
कहां से पूरी होंगी। तो अमेरिका अभी एक ऑफर करेगा भारत को, आप देखेंगे ये क्लैरिटी में आएगी बात। भारत को ऑफर करेगा कि आप हमसे एलएनजी लो और आप हमसे ऑयल लो, ऑफ कोर्स भारत ठीक को है। महंगा पड़ेगा, बट अल्टीमेटली और ऑप्शंस काउंटर भारत है। के पास नहीं है। लेकिन मार्क रूबियो ने भारत आने से पहले कह दिया था कि भारत को जितना तेल चाहिए, जितनी गैस चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश पर बड़ा खुलासा। मोहम्मद बाकर साद दाऊद करना चाहता था हत्या। ईरान की आईआरजीसी ने मोहम्मद बाकर को दी थी ट्रेनिंग। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का लेना था बदला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश पर बड़ा खुलासा। मोहम्मद बाकर साद दाऊद करना चाहता था हत्या। ईरान की आईआरजीसी ने बाकर को दी थी ट्रेनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की हत्या का बदला लेना था। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश पर बड़ा खुलासा। मोहम्मद बाकर साद करना चाहता था हत्या। इसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे, लेकिन पहले डिटेल से इस खबर को एक बार डिकोड कर लेते हैं। क्या कुछ प्लान था साद का और कैसे पुलिस की एफबीआई की पकड़ में वो आ गया। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं इवांका ट्रंप। आईआरजीसी ने रची हत्या की साजिश। बाकर साद दाऊद को किया आगे। आईआरजीसी ने बाकर साउद को तैयार किया कि अमेरिका जाइए और अमेरिका में जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लीजिए। नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्दी से एक बार प्ले करिए। इवांका के घर का नक्शा जो है साद के पास मिला है। जनरल सुलेमानी की मौत का बदला। 2020 में जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी। इराक में अमेरिकी ड्रोन ने उनकी हत्या की थी और इसका बदला लेने के लिए ईरान ने प्लान तो बड़ा तगड़ा बनाया था, लेकिन एफबीआई से वो बच नहीं पाए। चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजन कोचर सर, प्लान बड़ा अच्छा था, झटका भी ट्रंप को देने का प्लान था, लेकिन तत्परता, अलर्टनेस एफबीआई की, अमेरिकन पुलिस की, कितनी बड़ी कामयाबी सर है। राजीव जी बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज सब कुछ इंटेलिजेंस के ऊपर होता है। और ये जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे कि सीआईए, एफबीआई वगैरह, ये मिलके काम करती है। मोसाड भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनमें एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं और इनके जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत इसके ऊपर लगे रहते हैं 24 घंटे। और आप जानते हैं कि ये एक हाई वैल्यू टारगेट्स हैं और जिस तरीके की सिक्योरिटी दी जाती है इवांका को या और भी जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी कई बार हमले हो चुके हैं। बिल्कुल सर। तो वो एक कंसर्न, एक सिक्योरिटी कंसर्न इनको रहता है। और अमेरिका जितने भी ये जो हाई वैल्यू आपके सिक्योरिटी टारगेट्स होते हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, लीडर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के घर के ऊपर भी आप जानते हैं कि एक हमला हुआ था। तो इस तरीके की एक थ्रेट एनालिसिस ये इंटेलिजेंस एजेंसीज करती रहती है। और मैं इसको मानता हूं कि देखिए, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर एक हमले को होने से पहले उसको डिटेक्ट कर लेती है और उसको खत्म कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है उस थ्रेट को, तो एक बड़ी कामयाबी है। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस प्रकार से कुछ सीखें। ओके, पॉइंट इज क्लियर सर। मैं लौटूंगा आपके पास, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर सर, मैं लौटता हूं आपके पास। बांग्लादेश अमेरिका के बीच अहम समझौते, 3 अहम समझौते हुए हैं। बांग्लादेश के 2 पोर्ट का इस्तेमाल करेगा अब अमेरिका बांग्लादेश साझा सीक्रेट जानकारी साझा करेंगे। अराकान आर्मी को मिल रहा है अमेरिकी समर्थन। बड़ी खबर है इस वक्त की। बांग्लादेश अमेरिका के बीच अहम समझौता हुआ है। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच अहम समझौता हुआ है। बांग्लादेश के 2 पोर्ट का इस्तेमाल करेगा अमेरिका बांग्लादेश साझा सीक्रेट की जानकारी साझा करेंगे।
अराकान आर्मी को मिल रहा है अमेरिकी समर्थन। बड़ी खबर इस वक्त की, बांग्लादेश अमेरिका के बीच अहम समझौते। बांग्लादेश के 2 पोर्ट का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। डिटेल से सारी जानकारी देंगे। बांग्लादेश अमेरिका साझा करेंगे सीक्रेट जानकारी। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। इस खबर को डीकोड करना भारत के लिहाज से भी जरूरी है। क्यों है, थोड़ा सा इंतजार करिए। भारत के करीब पहुंचा अमेरिका। भारत बांग्लादेश के बीच 3 अहम समझौते हुए हैं। इनमें 2 बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत बांग्लादेश ने अमेरिका को दे दी है। यूएस की नौसेना अब इनका इस्तेमाल कर सकती है। बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। यहां पर जो बंदरगाह हैं उनमें चिटगांव और मतार बाड़ी ये बंदरगाह शामिल हैं और सीक्रेट जानकारी शेयर करेंगे दोनों। यानी कि जो 2 बंदरगाह हैं वहां पर अमेरिका की नेवी आ सकती है, रुक सकती है और दोनों के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको वो साझा करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ग्राफिक्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए, बंगाल की खाड़ी में यूएस की मौजूदगी भारत के लिए एक चुनौती होगी। क्यों? क्योंकि चिटगांव बंदरगाह अंडमान निकोबार से महज 1100 किलोमीटर दूर है। जो बंदरगाह बांग्लादेश ने अमेरिका को दिया है वो हमारे अंडमान निकोबार से महज 1100 किलोमीटर दूर है और अराकान आर्मी को मदद देता रहा है अमेरिका। मलक्का स्टेट पर अमेरिका की नजरें हैं, वहां पर चीन को चोक कर सकता है। लेकिन जो ये आखिरी पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर में अमेरिकियों की गिरफ्तारी हुई है। मणिपुर में जो हिंसा भड़की हुई है वहां पर अमेरिका की मौजूदगी लगातार मिल रही है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह खबर भारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियन लैंड की बात हम भूले नहीं हैं। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। राजन कोचर सर, 3 अहम समझौते, 2 बंदरगाह बांग्लादेश ने अमेरिका को कह दिया कि आप आइए, आपकी नेवी यहां पे रुके, इस्तेमाल करिए, कोई मना नहीं है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हम आपको साझा करेंगे। अराकान आर्मी को लेकर अमेरिका मदद करता आया है लेकिन अमेरिका की मौजूदगी हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ती जा रही है सर। देखिए राजेश जी, अमेरिका का जो आपने इसको भारत के लिए इसको बोला कि ये एक थ्रेट इसको हो सकता है। देखिए मैं उसको भारत का इतना थ्रेट नहीं मानता हूँ जितना मैं अमेरिकन इंटरेस्ट म्यांमार में मानता हूँ। बिकॉज आप जानते हैं कि चाइना जो रेबल्स हैं उसको म्यांमार में चाइनीज बॉर्डर की तरफ वो जो आपकी यूनाइटेड वास्ट स्टेट आर्मी उसको वहाँ पे काम करती है। 3 ब्रदरहुड अलायंस है एक वहाँ पे जी रेबल्स का जो चाइना के साथ मिलके काम करता है और जितने भी माइंस हैं आज की डेट में, और चाइना ने तो एक अपनी पाइपलाइन भी इसको ईस्ट से वेस्ट म्यांमार में इसको बिछा रखी है। तो चाइना वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एंट्रेंच्ड है। अब वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। अमेरिका को आप जानते हैं कि वो चाइना पे डिपेंडेंट है और इस बार भी आपने देखा कि विजिट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हुई थी। तो इसको अमेरिका अपनी प्रेजेंस यहाँ पे इसलिए रख रहा है क्योंकि आपने जैसे अराकान आर्मी का जिक्र किया, अराकान आर्मी का एक हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में भी है जी। तो इस तरीके की एक पकड़ अमेरिका इसको रखना चाहता है म्यांमार में और चाइना का डोमिनेशन बांग्लादेश में वो उसको बैलेंस करना चाहता है। ये इसका प्राइम रीजन है बिकॉज यहाँ से इसको बांग्लादेश से इसको अमेरिका को क्या मिलता है, इसको भारत की इसको तरफ इतना कुछ नहीं है क्योंकि भारत के साथ अमेरिका के वैसे ही अच्छे रिलेशंस हैं। 2 चीजें हासिल होती है अमेरिका को, एक तो म्यांमार का वो अपना जो ये कंट्रोल करना चाहता है, दूसरा वो भारत को कभी भी ताकतवर या एक प्रोग्रेशन की तरह इसको नहीं जाने देगा। ये अमेरिकन पॉलिसी है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं जो डेप्टी इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब आए थे इंडिया में तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इसको हमारी धरती में दी थी कि हमने जो गलती चाइना के साथ करी हम भारत के साथ नहीं करना चाहते, हम भारत को उस तक बढ़ने नहीं देंगे। तो इसका ये मतलब है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो हमारी वल्नरेबिलिटी, जैसे आपने मणिपुर बताया, अपने इसको नागालैंड, इसको मिजोरम,
यहाँ पे अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, ये खास तौर पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको हमेशा इन्फ्लुएंस करता रहता है और एक इनस्टेबिलिटी यहाँ पे भारत के लिए पैदा करेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत को इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर सर। मैं लौटता हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच अहम समझौता हुआ है। बांग्लादेश ने पाक से मंगाए JF-17 सिमुलेटर्स। बांग्लादेश पाक से खरीद सकता है JF-17 जेट। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच अहम समझौता। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मंगाए JF-17 के सिमुलेटर्स। बांग्लादेश पाक से खरीद सकता है JF-17 जेट। 1971 के बाद पाक बांग्लादेश में पहली ये डिफेंस डील हुई है, लेकिन ये सिमुलेटर जेट किस काम आते हैं? हमने एक्सपर्ट से उनकी राय मंगवाई है। जल्दी से उस बयान को प्ले कर दीजिए। तो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर को सुनिए जरा। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान बहुत जल्दी ही बांग्लादेश की एयरफोर्स को JF-17 फाइटर विमान का सिमुलेटर देने जा रहा है। गौरतलब बात है कि एक फाइटर विमान का सिमुलेटर क्या होता है। एक सिमुलेटर जो है बस जमीन पर एक छोटा सा सैंपल मॉकअप होता है। सामने वीडियो स्क्रीन लगे होते हैं और वो जमीन पर स्थिर रहता है। कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, गत्ता और कपड़े से बना होता है। वो कभी असल में टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करता है, एक जगह एक कमरे के अंदर स्थिर रहता है। लेकिन हाँ, एक पायलट के बैठने का चेयर होता है जिसके सामने JF-17 के बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है, थ्रॉटल, कंट्रोल कॉलम, ब्रेक्स, रडर्स, एलिवेटर कंट्रोल, ट्रिम गेज, एयर स्पीड इंडिकेटर, ऑल्टीमीटर, रेडार का मॉकअप, ये सब लगा होता है। इस सिमुलेटर का बेसिक पर्पस ये है कि जो पायलट एकदम कच्ची उम्र के एयरफोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, उम्र महज 19 साल, 20 साल, 21 साल की है, उनको वहाँ पे बिठाकर ट्रेनिंग दी जाती है कि JF-17 को, असली JF-17 को किस तरह बांग्लादेश को JF-17 दे सकता है और इसके लिए भारत की वायुसेना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। पहले बड़ी खबर, नेपाली विदेश मंत्री ने भारत का दौरा टाला। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली नहीं आएंगे विदेश मंत्री शिशिर खनाल। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ होनी थी बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की, लिपुलेख सहित कई मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, नेपाली विदेश मंत्री ने भारत का दौरा टाला। दिल्ली नहीं आएंगे विदेश मंत्री शिशिर खनाल। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ होनी थी अहम बैठक। लिपुलेख सहित कई मुद्दों पे बातचीत होनी थी। ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इस खबर को एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार पूरी खबर है क्या, खबर के अंदर क्या है वो समझ लीजिए। भारत नहीं आ रहे नेपाली विदेश मंत्री, शिशिर खनाल ने टाला दिल्ली का दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से होनी थी मुलाकात। विक्रम मिस्री ने भी टाली थी अपनी नेपाल की यात्रा, क्योंकि बालन शाह ने नहीं दिया था मिलने का टाइम। पहले इंटरनेशनल बिग कैट का सम्मेलन जो है वो होना था भारत में, लेकिन उसको टाल दिया गया है। और चलिए, शिशिर खनाल ने उसमें शामिल होना था। इवोलो की वजह से भारत ने उस सम्मेलन को टाला है। बालन शाह को दिल्ली ने दिया था न्योता, लेकिन बालन शाह की पहली यात्रा पर सस्पेंस बना हुआ है। लिपुलेख, काला पानी को लेकर दोनों देशों के बीच थोड़ी सी टेंशन है। लेकिन बालन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री, सवाल इस बात का, भारत आएंगे या चाइना जाएंगे? और लेकिन हम एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, नेपाल भारत के रिश्ते कैसे हम देखें? नेपाल के विदेश मंत्री ने आना था, बातचीत होनी थी, लेकिन यात्रा टल चुकी है। बालन शाह भारत आएंगे, नेपाल जाएंगे, इसको भारत आएंगे या चाइना जाएंगे, इसको लेकर भी सस्पेंस है। सर देखिए, बहुत अफसोस है कि एक छोटा सा देश नेपाल, हम उसके साथ अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से
स्ट्रांग नहीं कर पाए, और ये रीजन है क्योंकि ये चीज बार बार होती है। नेपाल में कोई भी गवर्नमेंट आती है, जो एक कांस्टेंट ये रहता है कि भारत के जो भी उनके जो विवाद हैं और जो लैंड के हैं, जमीनी है, काला पानी जो रिवर है उसका विवाद है, आपका जी। लिपू लेक का जो आपकी जुरिस्डिक्शन का विवाद है, तो ये बहुत सारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। दूसरा जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक था हमारा, आपको याद होगा कि अग्निवीर से पहले इसको नेपाल के जो सोल्जर्स थे वो भारत में आते थे गुरखा रेजिमेंट्स में। अभी जो वहां पर भी एक फुल स्टॉप लग गया। तो एक ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट ये बहुत जरूरी है, और तकरीबन जो मैक्सिमम इस नेपाल का जो रेवेन्यू है वो उसके डायस्पोरा से आता है। डायस्पोरा का मतलब ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं नेपाल से काम करने के लिए, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज नेपाल में आता है, उससे उनकी इकोनॉमी चलती है। तकरीबन 10 लाख नेपालीज भारत में काम करते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इतने स्ट्रांग है, और ऊपर से एक लैंडलॉक्ड कंट्री है नेपाल, और जो भी उसको उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, पेट्रोलियम, पावर, गैस वगैरह, वो उसको भारत से मिलती है। ठीक सर। ये सब के बावजूद ये अगर हम देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन जो है जो खराब हो रहे हैं, तो इसमें हमको सोचना पड़ेगा, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ओके। एक ऐसे इस कंट्री में। और वहां पे मैं देख रहा हूँ चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। कुछ गांव में आई बिलीव चाइनीज ने भी अपना जो अपनी हैबिटेशन उसको वहां पे लेके आ गए। चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है नेपाल में। इसका मतलब एक डेमोग्राफिक चेंज नेपाल में चाइना लाने की कोशिश करो। और जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया हमारे लिए वनरेबल हो जाता है, और अब हमारे ये फौज में भी इसको लोगों ने आना बंद कर दिया। तो आई थिंक हमारी जो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है, शायद उसको हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है सर। नेपाल एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं नेपाल के साथ। आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ्स भी उसको बिल्कुल, विजिट बेटी होती है, और नेपाल में जाते हैं। बोटी का नेपाल रिश्ता के है सर, चीफ इतनी आसानी से इसको को नहीं भी छोड़ा जा हमने सकता एक है। ऐसा जी, समय का थोड़ा सा दर्जा अभाव दे है। रखा है। जी जी हाँ, जी सर, जल्दी से तो बात I पूरी think, करिए। we need to repair this relationship. ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। तो बड़ी खबर ईरान को लेकर, ईरान पर फिर हमले की तैयारी में है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने टॉप जनरल्स के साथ बातचीत की है। वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल कर व्हाइट हाउस लौटे हैं ट्रंप। ईरान बोला दुश्मन की बेवकूफी का जवाब देंगे। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगले 24 घंटे ईरान के लिए काफी अहम होने वाले हैं। ट्रंप ने वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। टॉप जनरल्स के साथ अहम मीटिंग हुई है। नए सैन्य हमलों की तैयारी में यूएस है, और ये अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है। अमेरिकी जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने ट्रंप से ईरान पर हमला ना करने की अपील की है, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर अभी भी दोनों देश आमने सामने हैं। 3 अहम मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि जाते जाते मैं आपको बता दूं, जहां पर बातचीत फंसी है। पहला पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसको अमेरिका चाहता है कि ईरान इसको खोले, लेकिन ईरान तैयार नहीं है। न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो इस वक्त ईरान के पास है, अमेरिका कह रहा है कि उस न्यूक्लियर को आप हमें सौंप दीजिए, ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। जो प्रॉपर्टी सीज ईरान की गई हैं, अमेरिका कह रहा है कि ईरान कह रहा है कि उन प्रॉपर्टीज को अनफ्रीज कर दीजिए। अमेरिका का कहना है कि आप न्यूक्लियर वेपन छोड़िए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप खाली करिए, हम आपकी प्रॉपर्टीज को अनफ्रीज कर देंगे। तो बात यहां पे फंसी है, लेकिन मुल्ला मुनीर ईरान में है और उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।